नमस्कार सभी को स्वागत है आप सभी का ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल के अंदर। जैसा कि हम देख रहे थे कि हमारा जो एलडीसी साइंस का जो टॉपिक के अंदर आनुवंशिकता हम पढ़ रहे थे। एक वीडियो हमारी पहले हो चुकी है और ये अगली वीडियो है। तो वीडियो के अंदर हमने आनुवंशिकता कंप्लीट की है और इसके अंदर हमने एनसीईआरटी और आरबीएसई के जो दोनों बुक है उनका ये निचोड़ सार है। आप सभी को आनुवंशिकता की जो पहले वीडियो देखने के बाद ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आज शुरू करते हैं। हमने लगभग उत्परिवर्तन तक पढ़ लिया था। अब हमारा जो टॉपिक है वो है आनुवंशिकता विकार। आनुवंशिकता के अंदर हमारा पहला है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया वो है जिसके कारण हीमोफीलिया रोग वाले व्यक्ति के रक्त का जो स्कंदन नहीं बन पाता। कहने का जाता है निरंतर रक्त स्त्राव होता रहता है। ठीक है, रक्त का स्कंदन नहीं होता, रक्त का थक्का इसके अंदर नहीं बन पाता, जिसके कारण निरंतर रक्त स्त्राव के कारण व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, और अगला हमारा टॉपिक है, अगला हमारा रोग है वो है वर्णांधता। वर्णांधता क्या है? वर्णांधता के वाले रोगों के अंदर क्या है कि वो रंगों के अंदर डिफाइन नहीं कर पाते। रंगों के अंदर डिफाइन करना, जैसे कौन से दो रंगों के अंदर डिफाइन नहीं कर पाते, ये एक बार पीछे PYQ क्वेश्चन के अंदर उन्होंने पूछा गया है। तो दो रंग वो कौन कौन से? एक तो लाल रंग है और एक है हरा रंग। दो रंगों के अंदर वो क्या है, डिफाइन नहीं कर पाते, कलर ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा रोग है धत्र कोशिकाएं। धत्र कोशिकाएं से आपको हिंदी के अंदर ये समझ में नहीं आ रही। अब ये है सिकल सेल एनीमिया, इंग्लिश के अंदर इसे कहा जाता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया वो है, ये रोग होने वाले को सामान्यतः जो मलेरिया रोग वो नहीं होता है। कहने का अर्थ है क्योंकि इसके अंदर आरबीसी का जो आकार है वो धत्राकार, मतलब एक के साइकिल नुमा हो जाता है। ठीक है, एक वर्ताकार परत के अंदर जो आरबीसी का आकार होता है, जिसके कारण मलेरिया रोग संभावना बहुत कम हो जाती है। ठीक है, ये है हमारा सिकल सेल एनीमिया। अगला हमारा है वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया नहीं, अगला हमारा रोग है फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, ये क्यों कौन सा एक उपापचयी प्रकार है? उपापचयी प्रकार है ये हमारे, इसके अंदर क्या है, जो फिनाइल एलिलिन एमिनो अम्ल को टायरोसिन में बदलने के लिए आवश्यक एंजाइम जो फिनाइल एनिल हाइड्रोक्सिलेज की कमी होती है। ठीक है, और ये मानसिक दुर्बलता, मोटा मोटी ये मानसिक दुर्बलता। ठीक है, इसके अंदर दिमाग के अंदर ये रोग हो जाता है। अब है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम के अंदर आपको याद रखना 21वें गुणसूत्र की एकाधिकता हो जाती है। 21वें गुणसूत्र की एकाधिक, इसके अंदर गुणसूत्र की संख्या वो कितनी हो जाती है? गुणसूत्र की संख्या वो 47 हो जाती है। ठीक है, 21वें गुणसूत्र के अंदर अधिकता के कारण कितने हो जाते हैं? 47 हो जाते हैं। ठीक है, इसका जो हम देखें ना रोग है ना, इसके कारण सिर गोल व छोटा हो जाता है, जीभ मोटी हो जाती है, आंशिक खुलापन हो जाता है, अवरुद्ध मानसिकता विकार है, बहुत सारे इसके अंदर विकार हो जाते हैं। अब अगला हमारा रोग है वो हमारा रोग क्लाइक फैक्टर सिंड्रोम। ठीक है, इसके अंदर एक्स गुणसूत्र की क्या होती है, अधिकता हो जाती है। कौन से गुणसूत्र की? एक्स गुणसूत्र की। इसके अंदर भी कितने हो जाते हैं? इसके अंदर भी 47, इसके अंदर भी 47 हो जाते हैं। कौन से रोग होते हैं? एक्स गुणसूत्र की अधिकता के कारण इसके अंदर 44 प्लस में एक्स और एक वाई। ठीक है ना, ये दोनों के अंदर पाया जाता है। ये नर के अंदर भी पाया जाता है और मादा के अंदर भी पाया जाता है, दोनों के कारण। ये जैसे महिला के अंदर तो ये 5पन का, तथा पुरुष के अंदर ये दोनों के अंदर सामान्यता पाया जाता है। दोनों लक्षण युक्त एक एक्स की अधिकता नर और मादा के अंदर, दोनों के अंदर अधिकता हो सकती है इसकी। ठीक है, अगला हमारा रोग है वो है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, वो अगला हमारा रोग है टर्नर सिंड्रोम। इसके अंदर भी इसके अंदर पहले तो क्या था, एक एक्स की अधिकता, और इसके अंदर कौन सा हो गया, एक एक्स की कमी के अंदर पाई जाती है। किनसे? एक एक्स की कमी पाई जाती है। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? एक कम हो जाता है, 46 थे, एक कम हो गया तो कितना हो गया, 45। ठीक है, 44 प्लस में XO कितने हो गए, एक एक्स की कमी के कारण। और ये सामान्यतः मादा के अंदर पाया जाता है, मतलब महिला के अंदर पाया जाता है। और एक किनसे होता है, ये बांझपन का क्या पाया जाता है, सामान्यतः इसके अंदर बांझपन की जो महिला शिकार होती है, द्वितीय लिंग लक्षणों का अभाव इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये हमने देख ली। एक हमारा जो इसके अंदर नहीं लिखा हुआ है वो है हमारा पटाऊ सिंड्रोम, जो कि मानव के अंदर 13वें गुणसूत्र की अधिकता के कारण पाया जाता है। उसमें भी कितने हो जाते हैं, उसमें के अंदर भी कितने होते हैं, 47 हो जाते हैं। ठीक है, वो कौन सा हमारा
पटाऊ सिंड्रोम। एक है हमारा क्लाइव फैक्टर हमने देख लिया, एक है सुपर मेल और एक सुपर फीमेल दोनों के अंदर। इसी के अंदर भी जैसे सुपर मेल हुआ उसके अंदर क्या होता है, सुपर मेल के अंदर एक्स गुणसूत्र की अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण वो भी 47+ में XX वाई हो जाते हैं। और सुपर फीमेल के अंदर एक एक्स की अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण वो 47+ में एक्स और एक्स तीनों के अंदर वो एक एक्स अधिकता के कारण एक एक्स की अधिकता के कारण वो सुपर फीमेल की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, और हमने पटाऊ सिंड्रोम के आपको बता ही दिया 13वें गुणसूत्र की अधिकता, और एडवर्ड सिंड्रोम हमारे 18वें गुणसूत्र के अंदर। एक ये भी ध्यान रखना, डाउन सिंड्रोम हमने 21वें गुणसूत्र में देख भी लिया। ठीक है, अब हमारा है आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ के बारे में जानकारी देने वाले कौन से पहले वैज्ञानिक है, वो है फ्रेडरिक मिसर। कौन है, फ्रेडरिक मिसर। फ्रेडरिक मिसर ने कैसे बताया, सर्वप्रथम न्यूक्लिक अम्ल के रूप में आनुवांशिकता डीएनए की खोज इन्होंने की थी। ठीक है, किसकी खोज की थी, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए की खोज किसने की थी, फ्रेडरिक मिसर के अंदर, फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लिक अम्ल के रूप में। अब हमारा हम जो आगे इनको सिद्ध किसने किया, मतलब एक यदि रूपांतरण उपयोग में रासायनिक विवेचना पर डीएनए पदार्थ के रूप में सिद्ध किया था, वो किसने किया था, ऑसवाल्ड ओवेरी, कोलिन मैकयार्ड और मैकलिन मैकार्टी के द्वारा 1944 के अंदर इन्होंने रूपांतरण प्रयोग में रासायनिक विवेचना पर डीएनए के आनुवांशिक पदार्थ के रूप में किया। ठीक है, और अब हम चर्चा करते हैं डीएनए आरएनए के बारे में। डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, ये मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। ठीक है, डीएनए क्या है, ठीक है, डीएनए का हम यदि नाम देखें तो क्या है, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, द्विरुज्जु पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। ये परस्पर हाइड्रोजन के बंध से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है, हाइड्रोजन बंधों के द्वारा आपस में डीएनए जुड़े होते हैं। ठीक है, डीएनए के अंदर कौन कौन से कारक पाए जाते हैं, एक तो इसके अंदर पाई जाती है पेंटोज शर्करा, एक पाया जाता है न्यूक्लिक नाइट्रोजन क्षार, और एक पाया जाता है फास्फोट समूह। तीनों ये पाए जाते हैं, तीनों से बनकर ही डीएनए का निर्माण होता है। ठीक है, डीएनए के अंदर 4 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। मैंने आपको 4 न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, 4 डीएनए के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, डीएनए के अंदर 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कौन कौन से, एडेनिन, ग्वानिन और थाइमिन और साइटोसिन। ठीक है, ये 4 पाए जाते हैं। डीएनए के अंदर 4 प्रकार के होते हैं, या डीएनए 4 प्रकार के मैं मानूँ, या डीएनए के अंदर 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। एडेनिन और ग्वानिन को दोनों को यदि मिला दे इन्हें क्या कहते हैं, प्यूरिन क्षार कहते हैं। वही थाइमिन और साइटोसिन के द्वारा मिला दे तो उन्हें क्या कहते हैं, पिरिमिडिन क्षार कहते हैं। दोनों याद रखना। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्यूरिन क्षार के अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं, पिरिमिडिन क्षार के अंदर कौन कौन से डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं कौन कौन से पाए जाते हैं, जैसे एडेनिन और गुवानिन प्यूरिन के अंदर पाए जाते हैं, और थाइमिन और साइटोसिन मिल के जिन्हें क्या कहते हैं, पिरिमिडिन क्षार कहते हैं। ठीक है, अब हमारा जिक्र हम करने वाले हैं कि एक शब्द आता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, एक शब्द आता है न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड क्या है, पेंटोज शर्करा और न्यूक्लियोसाइड क्षार। आपने हम देखा ना पीछे, ये हमने देखा ना, नाइट्रोजन इन तीनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, यदि इन दोनों को शुरुआत वाले दोनों को यदि मिला दिया जाए इन दोनों को, तो वो क्या होती है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। मतलब पेंटोज शर्करा और न्यूक्लियोसाइड क्षार से मिलकर क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड। उसी के अंदर यदि हम मिला दें कि न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं, तो फास्फोरस समूह को यदि उनके साथ पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजन क्षार के साथ मिला दे तो वो क्या हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम जिक्र करने वाले हैं अब इनके दोनों को जानकारी किसने दी, इन दोनों की जानकारी की एक डीएनए एक सामान्यतः आपको इतना तो पता ही होगा कि द्विकुंडलित संरचना है। ठीक है, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा इनके दोनों की व्याख्या की, डीएनए की व्याख्या की 1953 के अंदर। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि डीएनए है क्या। डीएनए एक मुख्यतः सर्पिलाकार आकृति है, प्रत्येक कुंडलित पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बना होता है। ठीक है, और एक द्विकुंडली संरचना है। ठीक है, एक इसके अंदर डीएनए के अंदर हमारा जो एक शब्द आता है वो आता है फास्फोडाई एस्टर बंध। फास्फोडाई एस्टर बंध क्या है, फास्फोट समूह एक तरह के शर्करा में 5C तथा दूसरी तरह 3C पर फास्फोटाइड बंध बना होता है। ठीक है,
और इसके एक उल्टा भी होता है, ये 5 से 3 भी होता है और 3 से 5 भी होता है। ठीक है, दोनों आपस में ये बने होते हैं। पर ये आपको ये ध्यान में रखना है कि फॉस्फोडाइएस्टर बंध किसे कहते हैं। ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बंध मतलब फास्फोड का समूह है, एक तो 5C होता है, एक 3C, एक 5C और एक 3C होता है। अब हमारा अगला जो शब्द है वो हमारा शब्द है कि डीएनए कौन सा होता है, एक द्विगुणित संरचना है। किसने कहा था भाई डीएनए एक द्विगुणित संरचना है? किसने कहा था? वो कहा था जेम्स वाटसन और क्रिक के द्वारा कहा गया था। किसने कहा था? वो जेम्स वाटसन और क्रिक के द्वारा कहा गया। अब डीएनए की पैकेजिंग, अब जिक्र करते हैं हम डीएनए की पैकेजिंग। डीएनए की पैकेजिंग के डीएनए एक यूकेरियोटिक कोशिकाओं में क्षारीय हिस्टोन प्रोटॉन के द्वारा डीएनए की पैकेजिंग की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? क्षारीय हिस्टोन प्रोटॉनों के द्वारा की जाती है डीएनए की पैकेजिंग। ठीक है, डीएनए की पैकेजिंग के दौरान 8 हिस्टोन प्रोटीन के अणु परस्पर आपस में जुड़कर धनावेशित हिस्टोन अष्टन बनाते हैं, जिसके चारों ओर ऋणात्मक डीएनए लिपटा होता है। इस संरचना को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। हमने पढ़ लिया है न्यूक्लियोटाइड, हमने पढ़ लिए न्यूक्लियोसाइड, हमने पढ़ लिए न्यूक्लियोसोम, हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब एक बार फिर रिवीजन करा देता हूँ कि न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं? प्रोटीन और नाइट्रोजन क्षारक मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। इन दोनों के यदि हमें फॉस्फेट समूह में मिला देते हैं तो न्यूक्लियोटाइड हो जाता है। वहीं न्यूक्लियोसोम किसे कहा जाता है? मतलब पैकेजिंग के दौरान जो 8 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं ना, अणु परस्पर मिलकर एक धनावेशित हिस्टोन अष्टक बनाते हैं और उसके ऊपर चारों ओर एक ऋणावेशित डीएनए लिपटा होता है, उसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। अब जिक्र आता है हमारा आरएनए। आरएनए के बारे में क्या है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और अब किसमें आरएनए में कौन कौन सी शर्करा पाई जाती है? राइबो शर्करा और पेंटोस शर्करा पाते हैं। डीऑक्सी राइबोज नहीं पाई जाती। ठीक है, वो डीएनए के अंदर पाई जाती है। और डीएनए में थायमिन टी और यूरेसिन यू क्षारक पाया जाता है। 2 क्षारक आपको ध्यान में रख लेना। ठीक है, और अभी कहते हैं कि राइबोसोम आरएनए के क्या होता है? तो ये डीएनए के लगभग 80% भाग होता है। ठीक है, मोस्टली राइबोसोम में ये पाया जाता है। किस में पाया जाता है? राइबोसोम के अंदर ये पाया जाता है। अब है स्थानांतरण डीएनए। 3 प्रकार के होते हैं मतलब मोटा मोटी आरएनए। एक तो हो गया राइबोसोम, एक होता है स्थानांतरण डीएनए और एक होता है संदेशवाहक डीएनए। ठीक है, तीनों। अब राइबोसोम के बारे में बता दिया, ये आरएनए का लगभग 80% भाग होता है। स्थानांतरण डीएनए ये आरएनए का लगभग 15% होता है। और संदेशवाहक डीएनए मतलब मोटा मोटी ये क्या करते हैं? प्रोटीन का जो संश्लेषण का कार्य करते हैं। वही स्थानांतरण डीएनए के बारे में ये क्या करते हैं कि जो एमिनोमल होता है ना अणुओं को, वो पकड़ के इनको राइबोसोम तक ले जाते हैं। जो एमिनोमल के जो अणु होते हैं ना, पकड़ के कहाँ तक ले जाते हैं? राइबोसोम तक। ठीक है ना, संदेशवाहक आरएनए में सहायक होते हैं। अब संदेशवाहक हमने पढ़ लिया, जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। और डीएनए में आनुवंशिकता क्या करते हैं? राइबोसोम की तरह प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं तथा डीएनए में आनुवंशिक संदेश को कोडन के रूप में कोडन को कोशिका ध्रुव में पहुंचाते हैं। अब है केंद्रीय सिद्धांत। केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? क्रिक ने दिया था सन 1958 के अंदर। केंद्रीय जो हमारा सिद्धांत है, तो अणु जैविकी का केंद्रीय सिद्धांत। अणु जैविकी केंद्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? क्रिक के द्वारा दिया गया था। कब? 1958 के अंदर। और विपरीत प्रवाह की खोज, सूचनाओं की विपरीत प्रवाह की खोज किसने की थी? वो था टेमिन और बोल्टिमोर ने। टेमिन और बोल्टिमोर ने द्वारा किसके द्वारा क्या कहते हैं? सूचनाओं को विपरीत प्रवाह है, सूचनाओं को बार बार विपरीत प्रवाह। एक ये डेफिनेशन आपको याद रखनी, कौन सी? ये वाली, क्या डीएनए के अंदर डीएनए और फिर एमआरएनए के अंदर और एमआरएनए से प्रोटीन। ठीक है ना, अनुलेखन, ये 2 शब्द है। एक तो अनुलेखन वाला, एक है अनुलेखन और एक है अनुवादन। व्युत्क्रम अनुलेखन है, व्युत्क्रम अनुवादन। जीन अभिव्यक्ति किसे कहते हैं? ठीक है, जीन अभिव्यक्ति वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीन की कुटित सूचनाओं को अन्य पदार्थों के प्रकटन विभिन्न जीवों के लक्षण प्रारूप का निर्धारण करते हैं। जीन अभिव्यक्ति कहते हैं आरएनए की उपस्थित सूचनाएं, जैसे
mRNA में अनुलेखित होकर कोशिका द्रव्य में जाती है। और इसके इस आनुवंशिकता टॉपिक के अंदर अब हमारा रहा है आनुवंशिकता कूट के बारे में। आप देख सकते हो जैसे बीच में नाम लिया था कोडोन, अब कोडोन क्या है। तो mRNA के अंदर जो तीन के जो न्यूक्लियोटाइड क्षारकों के जो समूह हैं उसे कोडोन कहते हैं। पूछा जा सकता है आपसे कोडोन क्या है। मतलब mRNA के अंदर तीन जो में जो त्रि समूह हैं किसके न्यूक्लियोटाइड को उसे ही कोडोन कहते हैं। और मोटा मोटी शरीर के अंदर 20 प्रकार के एमिनो अम्ल को 61 प्रकार के कोडोन में केंद्रित होता है। और तो इसके बाद कोई खास वाला रहा नहीं। मानव जीनोम के बारे में आप थोड़ा देख सकते हो। मानव जीनोम क्या है, मानव जीनोम का जो परियोजना है वो अमेरिका के अंदर चलाएगी। बाकी तो क्या है, प्राय एक जीन में 300 न्यूक्लियोटाइड क्षारक होते हैं। ये भी देख लेना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कौन सा वाला, ये सॉरी ये वाला। एक मानव के अंदर कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, तो लगभग 3000 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, ये देख लेना। और मानव जीनोम के अंदर लगभग मानव जीनोम में लगभग 3 मिलियन या 300 करोड़ न्यूक्लियोटाइड क्षारों की आवश्यकता होती है। जानकारी प्राप्त हो चुकी है। अब ये DNA की अंगुली के फिंगरप्रिंट है। ये हमारा था आनुवंशिकता का टॉपिक। और होपफुली आपको वीडियो फ़ायदेमंद रही होगी। ठीक है, ये NCERT का पूरा सार था। मैंने आपको लाइन टू लाइन NCERT की जो 10वीं की कक्षा 11वीं के अंदर जो टॉपिक था उनके बारे में मैंने वर्णन की। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो के लिए हमें कमेंट करें किस पार्ट में हम लेके आएँ। मैं सामान्यतः हमारा चैनल है जो NCERT के सार के लिए ही बना है। तो आप जो भी चीज़ के बारे में बोलोगे मैं उस चीज़ के बारे में NCERT का पूरा डेटा आपके सामने ला के रखूँगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।